जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 91वें सीजीआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 6 महीने के कार्यकाल में देंगे कई सुप्रीम निर्णय। पटाखों पर बैन के लिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। दिखावा। सुप्रीम कोर्ट बोला कोई धर्म प्रदूषण फैलाने के कामों को बढ़ावा नहीं देता है। दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक फैसला ले। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यूपी सीएम योगी पर हमला। खड़गे ने कहा सफेद कपड़े पहने या राजनीति से बाहर हो जाएं। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। अब पूर्वी इंफाल में उपद्रवी ने सुरक्षा बलों पर बरसाए बम और गोलियां। आपको बता दें सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। प्रयागराज में पीसीएस व आरओ परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। भारी पुलिस बल तैनात। छात्रों की मांग है कि एक ही दिन कराई जाए परीक्षा। 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया में बन रहा कानून। कैबिनेट से मिली मंजूरी। अगले संसदीय सत्र में पेश होगा कानून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको बता दें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रविवार यानी कि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजीआई के रूप में पदभार संभाला है। शुक्रवार 8 नवंबर को अपने अंतिम कार्य दिवस पर अपने विदाई भाषण में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना के भविष्य के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया। अपने उत्तराधिकारी को गरिमापूर्ण, स्थिर और न्याय के लिए गहराई से प्रतिबद्ध बताया था। आपको बता दें कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र ने 24 अक्टूबर को जस्टिस खन्ना की नियुक्ति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया। सीजीआई संजीव खन्ना 6 महीने से थोड़ा अधिक का कार्यकाल पूरा करेंगे और 1 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबाला छावनी में बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी विधानसभा की जनता के लिए जनता दरबार लगाया। इस दौरान भारी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे, जिस पर विज ने नगर परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर को फटकार लगाई। वहीं बिजली चोरी से संबंधित शिकायत आने पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत रेड करने के आदेश दिए। इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा यह कोई पार्टी नहीं बल्कि धड़ों का समूह है। आज 1 साल हो गया जब से सर ने बंद। हाँ, मैं अम्बाला कैंट का एमएलए हूँ और अम्बाला कैंट के लोगों की समस्याएं सुनना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इस बार मैंने कैंप ऑल हरियाणा का नाम लगाकर केवल अम्बाला छावनी का लगाया। से लोग जो है आते हैं हमेशा नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राज सिंह सैनी जी ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है कि सारे डीसी, एसपी, सारे अधिकारी अपने अपने वहाँ जिलों में समस्याएं सुने तो उनकी समस्याएं वहाँ सुनी। नहीं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि जो आज लोगों ने शिकायतें दी हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है वो विद इन ए वीक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगले जो सोमवार को कैंप लगेगा, कंप्लेनेंट उसी बात के लिए दोबारा नहीं आना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शीर्षक से है, जहां चौपटा ब्लॉक समिति चेयरमैन सूरजभान बुमराह की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट पार्षदों ने सोमवार को सिरसा लघु सचिवालय में पहुंचकर उपायुक्त शांतनु शर्मा से मुलाकात की। 30 पार्षदों पर आधारित चौपटा ब्लॉक समिति के 26 पार्षद चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर पहुंचे। सभी ने हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव उपायुक्त शांतनु शर्मा को सौंपा और यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि चौपटा खंड की ब्लॉक समिति में 30 सदस्यों वाली नाथूसरी चौपटा पंचायत समिति के सदस्यों में से विनोद कुमार, सोहन लाल, रामनिवास के अलावा 22 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त अविश्वास प्रस्ताव जिला उपायुक्त को सौंपा गया। जिला उपायुक्त ने सभी ब्लॉक समिति को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन पंचायत समिति चेयरमैन सूरजभान बुमराह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कितने लोग? 30 है जी। 30 मेंबर है, उसमें से 26 है जी।
तो क्यों मिले आप डी साहब से, क्या वजह क्यों है? काम नहीं हो रही जी, चेयरमैन अपनी मनमर्जी कर रहा है, किसी में कोई पूछता नहीं है। उस खिलाफत वजह कर रहे सर हैं। खिलाफत तो यही है, हमारा कोई विकास कार्य नहीं हो रहा और वो आदमी अपनी मनमर्जी से किसी भी मेंबर के साथ, ना तो उसका कोई व्यक्तिगत व्यवहार है और अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहा है। हम क्या- उसके कार्य प्रणाली से असंतुष्ट है। क्या वो किसी एंटी पार्टी से संबंध नहीं, रखता वो एंटी पार्टी तो वो तो उसका व्यक्तिगत फैसला है, हमें कोई एंटी वो नहीं है। हम उसकी कार्य प्रणाली से असंतुष्ट है। अब क्या चाहते हैं आप? हम उसे बदलना चाहते हैं। इसीलिए चुनाव दोबारा करवाने हाँ की मांग है बिल्कुल, आपकी? हाँ यही मांग है हमारी। तो डीसी साहब ने क्या बोला? डीसी साहब ने हमें टाइम दिया है आगे। रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी के भावाली स्थित कटला बाजार में आज सुबह सवेरे उस वक्त व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया जब बाइक सवार 3 नकाबपोशों ने एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर लाठी डंडों से न केवल तोड़फोड़ की बल्कि वहां 2 राउंड फायर कर लाखों की ज्वेलरी और नकदी लूट कर ले गए। इसका ज्वेलरी मालिक के बेटे ने विरोध किया तो उसके पैर में भी बदमाशों ने गोली मार दी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस वारदात की हर एंगल से जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। ज्वेलरी शॉप के मालिक के अनुसार आज रोज की तरह उसने शॉप खोली और साफ सफाई की, जिसके तुरंत बाद 3 नकाबपोश बदमाशों ने शॉप में घुसकर तोड़फोड़ की। इसका जब उनके बेटे ने विरोध किया तो उसके पैर में गोली मार दी और ज्वेलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए। यहाँ एक बाइक पे 3 लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे पहले जो दुकान दिख रही है आपको पीछे कोमल ज्वेलर्स, यहाँ पे उन्होंने लूट की। फिर जो इनके ज्वेलरी आर्टिकल्स वगैरह थे वो यहाँ लेके गए। उसके बाद में वो यहाँ से भागने लगे तो उन्होंने 2 राउंड फायर भी किए, जिसमें एक व्यक्ति जो है उसको मामूली सी चोटें आई है और उसमें डॉक्टर साहब अभी अच्छे से बताएंगे क्या क्या चोटें हैं। और उसके बाद में वो इस तरफ जो है वो भाग गए। तो इस संदर्भ में हमें शिकायत प्राप्त हुई है, उस पर हम मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच कर रहे हैं। हमने इसके लिए 5 टीमें गठित करी है जो कि लगातार जितने भी क्लूज़ हैं उन पर अलग अलग तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि हमें जल्द से जल्द इन लोगों के बारे में पता चले और हम इनको काबू कर सकें। हम बैठे थे दुकान पे, 3 बंदे आए और आपने बोला कि पीछे हट जाओ, गोली मार देंगे, माथे में गोली मार देंगे। वो लेके डंडा ये सारे शीशे तोड़े, ये से तो सामान ले गए, फिर गल्ला खोला उसमें से पैसे ले गए और बोले गोली मार देंगे, फोन मत करो, पीछे आओ। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। गुरुग्राम के थाना बिलासपुर में कर्ज फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी महिला आरोपी मनीषा 35 वर्ष को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला मनीषा, जो कौशल चौधरी गिरोह की सदस्य बताई जा रही है, को देवीलाल कॉलोनी गुरुग्राम से पकड़ा गया है। मामला 15 सितंबर 2024 का, जब गुरुग्राम के एक होटल में कार्यरत व्यक्ति ने थाना बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि 10 सितंबर को होटल के नंबर पर एक व्यक्ति ने कौशल चौधरी और अमित डागर गिरोह का सदस्य बताते हुए 2 करोड़ रुपए फिरौती मांग की और फिरौती न देने पर होटल पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस की अपराध शाखा मानेसर के उप निरीक्षक ललित कुमार और उनकी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त महिला को गिरफ्तार किया। रुक करेंगे अगली खबर का। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नागरिकों की बिजली, पेयजल और सीवरेज से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता और तत्परता के साथ समाधान करें। जहां भी सीवर के मैनहोल खुले हैं या ढक्कन जर्जर अवस्था में है, उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा न हो। उपायुक्त श्री खडगटा सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनने के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। देखिए, सरकार के द्वारा जन संविधान शिविर लगाने का वैसे ही दिशा निर्देश है। बीच में इलेक्शन के कारण से बीच में रुक गए थे, लेकिन अब वापस हमने चालू किया है और इसमें निरंतर करते जाएंगे। आज ये पहला दिन था जिसमें उपायुक्त मुँह उठते हुए मैंने ये शिकायतें आज जितनी भी आई मेरे पास उसको मैंने देखा है। साथ ही साथ निरंतरता पे ये अलग अलग डिपार्टमेंट में भी लग रहे हैं, जैसे कमिश्नर अपने यहाँ पर लगा रहे हैं, वीडियोज़ अपने जगह लगा रहे हैं, लेकिन और इनसे अलग कोई डिपार्टमेंट में कोई शिकायतें तो वो मेरे समक्ष में आ सकते हैं। अच्छा, खासतौर पर किस तरह की शिकायतें अभी आ रही हैं? देखिए, अभी विविध तौर पे शिकायतें आ रही हैं, उसका अभी हम आकलन कर रहे हैं। मुख्यतः जो पीपीटी भी है शिकायतें, साथ ही साथ हमारे पास
पानी से समस्या है, एक्शन पब्लिक हेल्थ की भी है, एक्शन PWD की है, तो वो अलग तरह के अलग दिन पे अलग अलग समस्या आती है। तो आज पहला दिन है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देश की बात में पंजाब से अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब के मोगा की एक 12वीं कक्षा में पढ़ती छात्रा से छेड़छाड़ मामले में मोगा पुलिस को लापरवाही करना महंगा पड़ गया है, जिसके बाद लड़की के पिता द्वारा जब माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो माननीय हाईकोर्ट ने जहां मामला CBI को रेफर कर दिया, वहीं अब 25 नवंबर को मोगा के SPH को निजी तौर पर तलब किया गया है। पीड़ित पक्ष के वकील नवीन गोयल ने बताया कि मामले के अनुसार 19 अप्रैल को 12वीं कक्षा की एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला घटित हुआ था। पुलिस ने उस वक्त 4 युवकों पर केस दर्ज किया था, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उनका बचाव करना शुरू कर दिया और कथित आरोपी पक्ष की ओर से मामले को दोबारा जांच करने और मनचाहे पुलिस अधिकारी के पास लाकर मामले को रफा दफा करने के मामले की कैशलेस रिपोर्ट माननीय CGM अदालत में लगा दी, जिसके बाद मजबूरन छात्रा के पिता को हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर पुलिस द्वारा चालान पेश करने की गुहार लगानी पड़ी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंदसौर में गैस रिफिलिंग के दौरान एक कार में अचानक आग लगी। घटना जिले के बाबुलदा गांव की है, यहां पर एक कार सवार अपनी गैस किट लगी कार में गैस रिफिलिंग के लिए एक दुकान पर पहुंचा, लेकिन गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक कार में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार आग के हवाले हो गई। इस तरह बीच बाजार खड़ी कार आग का गोला बन गई। आग की लपटें देख लोगों में भगदड़ मच गई। काफी देर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के रेस कोर्स रोड की मंगलम विलास मल्टी में सोमवार सुबह शादी समारोह के दौरान 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा 3 लोगों को चाकू के नोक पर 3 सोने की चैन, 2 सोने की अंगूठी और ब्रेसलेट लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। तुकोगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये मंगलम विलास करके ये मल्टी है, इसमें 5-6 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं। इसमें नीचे पार्किंग में से गाड़ी निकाल के कमलेश अग्रवाल, दिशांक अग्रवाल, पिंकेश साहब, एक अन्य जो अपनी पार्किंग के बाहर गाड़ियां निकाल रहे थे, रोड पर रख रहे थे। तो रोड पे 2 व्यक्ति मिले, बोले आप हमें पहचानते हो क्या, और ऐसा बोल के गले में बाहें डालनी, बोले चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर इनको लेके आए पार्किंग में और इनको पार्किंग में फिर चाकू दिखा के इनसे 3 सोने की चेन और 2 अंगूठी और ब्रेसलेट ले गए। जहाँ वारदात हुई है सुबह करीबन 8 बजे के आसपास की है। मैं बिल्डिंग के सामने ही रहता हूँ और एक आदमी को मैंने देखा है, हमारी गाड़ी के पीछे कोई गार्ड जैसा ऐसा कुछ दिखा था, नया नया आदमी भी दिखा और इनका फंक्शन था। तो मैंने चलो कौन है देख के आता हूँ, तो अपन गार्ड को समझा देते हैं। अंदर आया तो इतने लोग रोड से सीधे कॉरिडोर के अंदर चले गए। तो 3 जने थे और 2 जने से 5 जने खड़े थे, एकदम साइलेंट मोड पे खड़े थे। मेरा क्या हो गया, तो उन्होंने मेरे को देख लिया एकदम आते हुए, मेरे हाथ में मोबाइल था। तो उन्होंने वहीं से मेरे को बोल दिया कि आप चिल्लाएंगे नहीं, आप समझदार है, और मुझे मैं ये सबको उसने दिखा दिया वहीं से मेरे को, और आप साइड में खड़े हो जाओ। तो मैंने मोबाइल और मेरा सामान जो मैंने हाथ चेक कर लिया, लेकिन बोलने गले में सोने की चेन थी, तो उसने उस चेन को हाथ किसी छुरे से काट के निकाल ली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि गोहलपुर पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर थाने से ही जमानत कर चुकी है और हमारे साथ वालों की जमानत भी नहीं हुई है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। इन्हीं सभी बातों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। गोहलपुर थाना क्षेत्र से अभी कुछ लोग आए थे, उसमें उनका ये कहना था कि थाना क्षेत्र में किसी विषय पर लेकर के दोनों पक्षों के बीच में वाद विवाद हुआ होगा। तो उसमें जो इनका पक्ष है उस पक्ष के आधार पर कोई वैधानिक कार्रवाई जो उचित है वो नहीं की जा रही है। तो इसके संबंध में मैंने शिकायत की है, तो इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा करके उनके संज्ञान में लाया जाएगा और जो भी निष्पक्ष वैधानिक कार्रवाई होगी वो बिल्कुल की जाएगी, इसके लिए आश्वासित किया गया है। हम लोग गोहलपुर नई बस्ती से आए हैं। 30 अक्टूबर को मस्जिद के अंदर एक विवाद हुआ जिसमें 2 पक्ष के लोग आमने सामने थे। दोनों पक्ष के लोगों के सर में चोट आई। पुलिस ने
निष्पक्ष कार्रवाई नहीं किया, जिसको एसपी महादेव के संज्ञान में देने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग ये चाहते हैं निष्पक्ष कार्रवाई हो। दोनों पक्ष ने बराबर से झगड़ा किया है, बल्कि एक पक्ष जिनके साथ हम लोग खड़े हैं, ये पक्ष को ज़्यादा गंभीर चोटें आई। इनके लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और इनके ही 9 लोगों को पुलिस ने आरोपी बना के जेल भेज दिया। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर से अगली खबर है, जहां डुमना एयरपोर्ट से 39 लोगों का एक जत्था आपको बता दें जियारत के लिए रवाना हुआ है। आमीन टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक हाजी हामिद मंसूरी व अमीन मंसूरी ने बताया कि मक्का मदीना की उमराह यात्रा के लिए एक साथ 39 लोग रवाना हुए हैं। जबलपुर डुमना एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां से सभी यात्री मक्का मदीना पहुंचकर उमराह करेंगे और देश की खुशहाली के लिए, अमन चैन के लिए दुआएं की जाएंगी। आमिन टूर एंड ट्रेवल की जानिब से आज 39 लोगों का काफिला यहाँ से निकला है। डुमना एयरपोर्ट से यहाँ से अपना दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से इनकी जद्दा की डायरेक्ट फ्लाइट है और इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल ज़ियारत कराई जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में एक भाई ने अपनी बहन पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। मेडिकल अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक राधा झरिया उम्र 15 साल, वार्ड 6 पंचमपुरा, थाना कटंगी की निवासी थी, जो अपने मां से मिलने के लिए जबलपुर गई हुई थी। जबलपुर से घर वापस आई तो किसी ने उसके भाई को बताया कि उसकी बहन किसी और के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। इसी बात को लेकर भाई को गुस्सा आ गया और बहन पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। थाना कटंगी पंचमपुरा का मामला है। एक बच्ची है राधा झारिया, जो उसका बड़ा भाई है मंजला भाई कृष्णा लवकुश झारिया, जिससे उसकी बनती नहीं थी। किसी बातचीत को लेकर उस पर शक करता था। शक को लेकर के आज परिजनों द्वारा बताया गया कि उसके भाई ने उसको मार दिया है किसी नुकीली चीज़ से। तो उसके पेट में काफ़ी गहरा घाव है, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। हम सो के उठे हैं, हमें भीड़ दिखी तो हम गए, तो तभी तो खून पे लथपथ थी। उसके बाद वो भाग गया था, कोई था भी नहीं। फिर हमने एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया तो भी नहीं आई, 100 नंबर लगाया तो भी नहीं आया कोई। उसके बाद में फिर हम अस्पताल ठेला से लेके आए, तो फिर अस्पताल से फिर यहाँ उस पर लेके आए एम्बुलेंस पे से। मारने वाला कौन था, क्या करता है? ये ऐसे ही घूमता भी रहता था और काम वाम भी कर लेता था थोड़ा बहुत। क्या भाई बहन है दोनों? हाँ, दोनों भाई बहन। कितनी उम्र होगी दोनों की? एक की 15 साल होगी और एक की 17 साल। हाँ, किस बात को लेके मारा? अब वो चीज़ नहीं, अब सकाई के उससे मार दी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर डॉक्टर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि डॉक्टर इमरान खान पहले धौलपुर के बीएमओ थे और तत्कालीन समय पर काफ़ी भ्रष्टाचार उनके द्वारा किए गए थे, जिसकी शिकायत कई बार आम आदमी पार्टी के द्वारा उच्च अधिकारियों को भी की गई, परंतु डॉक्टर साहब की 60 गांठ होने के कारण कोई भी विधिवत कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। एटा से अहम खबर सामने आ रही है, जहां बारात ले जा रही बस हादसे का शिकार हुई है। बस पलटने से 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस पलटने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े, चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची थाना पिलुआ पुलिस और ग्रामीणों ने बस से घायलों को निकालकर एटा के मेडिकल कॉलेज भेजा। दिल्ली के सुल्तानपुरी से वेवर के नवीगंज आ रही थी बारात। बस चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। थाना पिलुआ क्षेत्र के गुलाबपुर गांव के समीप की यह घटना है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां यमुना पार इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे स्थित कैंटीन के कैश कलेक्शन कर्मी गोंगा निवासी गोपाल पुत्र वीरेंद्र से बाइक सवार बदमाश 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पीड़ित एक्सप्रेस वे पर संचालित विभिन्न कैंटीन का कैश एकत्र कर दोपहर बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी बीच एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 105 पर बदमाशों ने योजनाबद्ध ढंग से घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक लुटेरों ने डंडा मारकर गिराने के बाद रुपए का बैग छीन लिया और फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें काम करने वाला गोपाल वो यहाँ मार्ट टोल के पास में जो फूड प्लाजा है, फूड प्लाजा से उसने पैसा कलेक्ट किया। कलेक्ट करके मथुरा में कैनरा बैंक में जमा करने जा रहा था। तो रास्ते में लगभग यहाँ से प्लाजा से 5 किलोमीटर चलने के बाद पीछे से 2 लोग मोटरसाइकिल से आए, जिन्होंने जैसा वादी बता रहा है उसको रोका। रोकने के बाद से डंडा मारा और उसका जो बैग है इसने घबराहट में बैग उसको दे दिया। दे करके वो बैग लेके चले गए। ये जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के तारीख पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 6 टीमें लगाई गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता सैयद कैमुल हसन जैदी के घर पर गन पॉइंट पर लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जेर खिड़की मोहल्ले में रविवार को क्लाइंट बनकर पहुंचे 3 बदमाशों ने अधिवक्ता के घर में तमंचे के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस अधीक्षक दीपक बुकर के निर्देश पर लूट का खुलासा करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था। 24 घंटे के भीतर पुलिस की सक्रियता और सतर्कता ने इन बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। मुठभेड़ उन्नाव के रघुनाथ खेड़ा के जंगलों में हुई, जिसमें पुलिस और एसओजी टीम की जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों को पकड़ने के बाद पुलिस ने उनसे तमंचा, नकदी और लूटे गए जेवरात बरामद किए हैं। फिलहाल घायल बदमाशों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 3 पुलिस वाले एसआई साहब लेकर के आए हैं 3 घायलों को। तीनों के पैर में, बाएं पैर में तीनों के चोट लगी हुई है। 2 घाव हैं तीनों पैरों में। बाकी अंडर ऑब्जर्वेशन है। एक्सरे होने के बाद स्थिति क्लियर होगी। आपको क्या लगता है, क्या गोली का निशान है कि एक्सरे के बाद ही क्लियर होगा। अभी तो ठीक है, बाकी अंदर इलाज चल रहा है उनका, आगे की स्थिति जैसी होगी। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर समेत उत्तर प्रदेश में सर्दी अगले हफ्ते से अपना असर दिखा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते से धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ेगी और 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और यह उत्तर पश्चिम हवाएं गंगा के मैदानी भागों में अपना असर दिखाएंगी। इससे रात और सुबह की सर्दी बढ़ सकती है। सुबह और रात को कोहरा छा सकता है, हल्के बादल छाए रहेंगे और धूप का भी असर रहेगा। न्यूनतम तापमान में हो रही गिरावट, मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। 17.6 डिग्री तक पहुंच गया है न्यूनतम तापमान। हालांकि अधिकतम तापमान अब भी सामान्य से 5 डिग्री अधिक बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अब इस हफ्ते के बाद दिन में भी उत्तर पश्चिमी हवाएं आना शुरू होंगी और अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से बर्फबारी भी होगी। और अगर ये नीचे पहाड़ियों तक भी बर्फबारी हो जाती है तो फिर अगले हफ्ते में सुबह शाम की ठंड के साथ साथ दिन में भी हल्की सी सहन महसूस हो सकती है। लेकिन अभी जो सर्दी आएगी वो हल्के दबे पांव धीरे से सर्दी आएगी और ये अगले हफ्ते में शुरू होने की पूरी संभावना है। मौसमी मॉडल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।
अब बात करेंगे अगली खबर के। औरंगाबाद में एक चुनावी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए जो बयान दिया, उस पर बरेली के उलेमाओं ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। वो मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, उनके मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाते हैं, लेकिन इस गलत भाषा का इस्तेमाल करके वह अपनी गरिमा को भंग कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है और चारों तरफ इलेक्शन का शोर है और हर तरह के बयानात आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसी में औरंगाबाद शहर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही हैं, RSS का गुलाम, एजेंट और क्या 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 प्रधानमंत्री को ये कहा है, तो ये बातें उनको शोभा नहीं देती हैं और ये बातें बाजारू हैं, रिक्शा चलाने वाले लोगों की बातें हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की बातें नहीं हैं और ना ये इतने बड़े पद पर बैठे हुए एक पार्टी के ऑल इंडिया अध्यक्ष हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं और एक बड़ी जगह हैदराबाद की वो नुमाइंदगी करते हैं और मुसलमानों के भी इश्यूज़ को वो उठाते हैं, पार्लियामेंट में उठाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी उठाते हैं। मगर इस तरीके से जो बातें कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को लानतान कर रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है और ये जेब नहीं देता है कि वो इस तरीके से हल्की बातें, रिक्शा चलाने वालों जैसी बातें, बाजारू बातें, रोड सड़क छाप जैसी बातें वो प्रधानमंत्री के लिए अपनी जुबान से कहें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र स्थित वेल किड्स प्री स्कूल में एक छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है, जिससे आक्रोशित परिजनों और टीचरों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि स्कूल के एक शिक्षक ने एक छात्र को पीटा, जिसका CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से टीचर को बच्चे को मारते हुए देखा जा सकता है, जिससे छात्र के परिजन नाराज हो गए। परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया और फीलखाना थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। मामले को लेकर स्कूल के पास पूर्व बीजेपी विधायक के कार्यालय के सामने भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों की मांग है कि आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। थाना फीलखाना क्षेत्रांतर्गत एक विद्यालय के शिक्षिका के ऊपर बच्चे के गार्जियन ने ये आरोप लगाया कि उसने बेरहमी से पिटाई की है। इस सूचना पे तत्काल मौके पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं कि मारने का इंटेंशन क्या था, कितनी पिटाई की है, क्या है, उसके आधार पे आगे भी कार्रवाई करेंगे। इतने बेरहमी से नहीं मारा, उनको लग रहा है इतना बेरहमी से, बस ये था कि वो बच्चा वर्क नहीं कर रहा था। वो कहता है मुझे दिखाई देता है, बट मैंने उनके पेरेंट्स को कई बार बोला कि देखिए इसके आईज में कुछ प्रॉब्लम, बट उन्होंने मुझे बताना नहीं चाहा और उनके फादर ने आके इतना इशू क्रिएट कर दिया और स्कूल में भी बहुत बदतमीजी की है, टीचर को धक्का दिया है और सारी चीज़ें उठा के फेंकी गई हैं। इतना स्कूल में ये सब आरोप लगाना क्या सही है, आप बताइए? ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। सर, मेरा आरोप ये है कि हमारा बच्चा मानविक तुलसानी जो कि लॉफ्टीवेल स्कूल में पढ़ता है, बिराना रोड में है, वो सलील लक्ष्मी कार्यालय के सामने, आज मैंने सवेरे उसको 9 बजे समयानुसार उसके स्कूल में छोड़ा। वापस मैं आ गया अपने घर। जब मैं आया, जब मेरी वाइफ का फ़ोन आया, घर मेरा बच्चा पहुंचा है 12:30 बजे, तो उसके माथे पर, उसके गाल पे लाल लाल निशान थे। जो पूछा गया, स्कूल में फ़ोन किया गया तो स्कूल वालों ने बताया पहले कि बच्चा गिर गया है। तो वो बच्चा बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था। बच्चे ने खाना पीना कुछ नहीं खाया। 1 घंटे तक वो बिल्कुल सहमा था। तो उसके 1 घंटे बाद उससे पूछा गया प्यार से कि क्या हो गया बेटा, तो उसने बोला कि मैम ने मारा है, मैंने काम जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। तो एक वीडियो वायरल हुआ है मैम जी, क्या उसमें कार्रवाई कर रहे हैं? हम टीचर को निकाल देंगे। हम लोगों ने छुट्टी के बाद ही ये वीडियो देखा था। हमारे पास जब कंप्लेंट आई तो हमने तुरंत देखा हमको भी बहुत ख़राब लगा, क्योंकि हमने स्कूल में बिल्कुल अलाउ नहीं किया है कि कोई भी टीचर किसी बच्चे को मारेगी। लेकिन आज हमें देख के इतना दुख हुआ है, हम आपको बता नहीं सकते, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम टीचर को कल से निकाल देंगे, उसको रेस्टिकेट कर देंगे। कानपुर थाना पिलखाने में एक ऐसा मामला सामने आया जहां लाफ्टी स्कूल में एक टीचर ने बच्चे के साथ बेरहमी से पीटने के बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अभिभावक स्कूल में पहुंचकर वहां हंगामा काटने लगे। हंगामे के बाद मौके पे थाना पिलखाना पहुंची और दोनों को पक्ष को थाना पिलखाना ले आई है। अब देखने वाली बात ये होगी
कि पुलिस उस पर जांच करने के बाद क्या कार्रवाई करती है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुश्मनों की खोज खबर की जानकारी देने वाले ड्रोन के सफल संचालन के बाद अब IIT कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया। आत्मघाती ड्रोन को कामकाजी ड्रोन का नाम भी दिया गया है। यह कामकाजी ड्रोन दुश्मन के ठिकानों में जाकर खुद ही फट जाएगा। GPS ब्लॉक होने की स्थिति में भी AI की मदद से ये ड्रोन लोकेशन को तलाश कर वहां पर विस्फोट कर देगा। ड्रोन 6 महीने के ट्रायल के बाद पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर वार करेगा। 100 किलोमीटर पहुंचने में इसे 40 मिनट का समय लगेगा। IIT के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम सड्रेला और उनकी टीम ने इसे विकसित किया है। डॉक्टर सड्रेला ने बताया कि रडार में न आने के लिए इसमें स्टेल्ड तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। 2 मीटर लंबा फोल्डेबल फिक्स्ड विंग वाला ड्रोन है। ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में यह सक्षम है। कामकाजी ड्रोन AI तकनीकी पर काम करेगा। इसमें विंग में कैमरे और सेंसर लगे हुए हैं। AI तकनीकी की मदद से यह ड्रोन GPS ब्लॉक होने के बाद भी टारगेट को तबाह कर देगा। ड्रोन सेना के लिए सबसे बड़ी ताकत बनने को तैयार है। ये देश का पहला ड्रोन है जो खुद भी फैसला ले सकेगा और इसे बेस स्टेशन से रिमोट से भी नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रोन निर्धारित टारगेट से सिर्फ 2 मीटर ही भटक सकता है या दिन के साथ रात में भी उड़ने में ये सक्षम है। तरीके से पूरा सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे, नॉट जस्ट ड्रोन्स। इसका जो पेरिफेरल्स है जैसे लॉन्चर्स है उसका सिमुलेटर है पूरा। हम एक तरीके से पूरा सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे, नॉट जस्ट ड्रोन्स। इसका जो पेरिफेरल्स है जैसे लॉन्चर्स है उसका सिमुलेटर है पूरा। एक सेट एक्टिवली ऑपरेट करने के लिए उसके डायरेक्शन पे हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक न्यू कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप हो रहे हैं ताकि पूरा इंडिजिनाइज्ड कॉन्फ़िगरेशंस है जो कामिकाजी ड्रोन बोल सकते हैं आप। वो जो एक इट आफ्टर कामिकाजी स्टैंड्स फॉर सेल्फ डिटोनेटिंग, वेयर वंस इट इज लॉन्च इट विल गो टू द navigate to the desired destination and it will engage the target with more precision compared to the existing. अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वक्फ बोर्ड की भूमि पर कब्जा करने के आरोप में देवबंद पुलिस ने कांग्रेस नेता समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। संबंधित कांग्रेस नेता स्वयं को सहारनपुर सांसद इमरान मसूद के प्रतिनिधि बताते हैं। हिंदुवादी नेता विकास त्यागी ने सहारनपुर डीएम मनीष बंसल को पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि देवबंद तहसील के खसरा संख्या में दर्ज नंबर 381 जो कब्रिस्तान के रूप में वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत है, उक्त जमीन का देवबंद के ही चर्चित भूमाफियों द्वारा अवैध रूप से बैनामा किया गया था। वक्फ की संपत्ति को लेकर एक FIR दर्ज प्रशासन ने की है। ये उसमें 5 लोगों के नाम FIR दर्ज में हुए हैं, जिनमें एक अहमद गोड़ जो वर्तमान के सांसद है, इमरान मसूद उनका प्रतिनिधि अपने आप को बताता है, जिसके होर्डिंग और बैनर देवबंद में शुभकामनाओं के लिए लगे हुए हैं। और मुझे जानकारी ये हुई है कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं वो कोई कांग्रेस का अलग सा विंग बनाया हुआ है वक्फ संपत्ति को लेकर, जिसके वो चेयरमैन भी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ इमरान मसूद जी से कि क्या अपने प्रतिनिधियों को, अपने लोगों को आप ये सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि आप वक्फ की संपत्ति को और इस प्रकार से आप कब्जा करें? कूट रचना की धारा लगी है और 10 नवंबर 2024 को यह केस दर्ज हुआ है। जांच के उपरांत इसमें 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा देवबंद कोतवाली में दर्ज हुआ है। इसमें पूर्व में जांच जो है CO देवबंद द्वारा की गई थी। इसमें उन्होंने यह पाया कि यह जो वक्फ की संपत्ति है इसे पूर्व मुतवल्ली द्वारा और एक अपने नाजायज और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से बनाकर उस पर अवैध निर्माण किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में गत 8 नवंबर को एक 2.5 वर्ष की बच्ची लापता होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बच्ची के लापता होने की जानकारी मिलते ही थाना मंडी पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और घटनास्थल के आसपास CCTV फुटेज खंगाले गए। फुटेज में बच्ची को 2 महिलाओं के साथ जाते देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को अपहरण के तहत दर्ज कर लिया और तलाश शुरू की। जी 8 तारीख को ये मंडी पे सूचना मिलती है कि खाताखेड़ी चौकी क्षेत्र में एक 2.5 साल की बच्ची है जो करीब शाम के 6:30-7 बजे से
आखिरी बार घर पे देखी गई थी और उसके बाद वो वहाँ से मिल नहीं रही है। काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया स्थानीय लोगों ने। तो पुलिस टीम द्वारा इसमें बहुत ही सघन चेकिंग और जो इसकी गुमशुदगी की बरामदगी के तहत बहुत सघन ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था, सभी आसपास के घरों को भी बहुत अच्छे से चेकिंग की गई थी इसमें। और सीसीटीवी फुटेजेस पे हमारी टीम लगी हुई थी जो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं या वहाँ से निकलने के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देख रही थी। तभी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लीड मिलती है, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में 2 महिलाएं इस बच्ची को ले जाते हुए दिख रही हैं और उनके द्वारा ई रिक्शा में कहीं और ई रिक्शा में जाने के बाद आसपास वो कहीं उसके बाद सीसीटीवी फुटेज हमें मिल नहीं पाई। तो हमने आसपास के लोगों से ये जो 2 चेहरे हमारे सामने दिखता के उनको दिखाया, आइडेंटिफाई किया और आज सुबह ही इस जो बच्ची है इसकी सकुशल बरामदगी हो गई है। इसका मेडिकल भी करा दिया गया है, कोई भी इस तरह की चोटें नहीं हैं। अभियुक्ताओं से जो ये 2 अभियुक्ताएं हैं इनसे जब हमने बहुत गहनता से पूछताछ करी तो पता चला ये वहाँ पे आज़ाद कॉलोनी की रहने वाली हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अमरोहा से, जहां अमरोहा के गंगा तिगरी धाम में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले में ठेकेदार के द्वारा हो रही अवैध वसूली से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि गंगा तिगरी धाम में हर वर्ष ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान करने आते हैं। इस वर्ष भी लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन मेले को लेकर काफ़ी अलर्ट रहता है। अब बात की जाए मेले में ठेकेदार के द्वारा अवैध वसूली की, तो मेले में दूर दराज से ठेले वाले, झूले वाले और अलग अलग तरह के दुकानदार आते हैं। दुकानदार मन में ये आस्था लेकर आते हैं कि हम गंगा मैया में स्नान भी कर लेंगे और अपनी दुकानदारी भी कर लेंगे, लेकिन उनकी आस्था पर मेले के ठेकेदार पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं, जो कि ठेले वालों से 13,000 रुपये वसूल रहे हैं। अब देखना होगा कि अवैध वसूली करने वाले ठेकेदारों के ऊपर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। यहाँ के जो बाजार के ठेकेदार हैं वो जगह की किराया ले रहे हैं यहाँ का 13,000 रुपये का। हमारा कितनी जगह आपको दिया? बस 12 फीट है। तो कितने रुपए मांग रहे हैं? 13,000 रुपये। 12 फीट की दाल का ठेला लगाया हमने। तो इतने तुम कमा लोगे यहाँ से? अब जब हम इतनी दूर से डीजल खर्च करके आ गए तो हम मजबूरी है, सामान भी लेके आए, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे तो सामान का उल्टा अलग भाड़ा लगेगा। तो गलत है ना ये? मजबूरी पड़ रही, क्या करें। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। गाजियाबाद में बार एसोसिएशन के वकीलों ने आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सड़क बंद करने का आह्वान किया था। वकीलों का कहना था कि जब तक जिला जज ने उनके पद से, आपको बता दें, जज को उनके पद से हटाया नहीं जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन को लेकर वकीलों ने रात में ही पुलिस को जानकारी दे दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़क को पहले से ही खाली करवा दिया था। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत भी किया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। कलेक्ट्रेट पर वकीलों का धरना जो है यहाँ पर जारी है। आइए बात करते हैं पूरा क्या है मामला वकीलों से। क्या नाम है? विकास जी, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस वजह से? नहीं होता तो ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और ये रोज 2 घंटे तक रोड जाम करेंगे। प्रदेश भर में चलेगा और देश भर में हमारी ये भी मांग है कि आगे से ऐसा ना हो कि वकीलों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वकील को बचा के भागी गई है। कभी नहीं हुआ। आप जब हमारा भी ले लो यार फोटो। तो इनको ये सोचना था कि ये वकील जो है ये हमारे भाई हैं, ठीक है। इनका एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये अगर इनका काम चलता तो हमारा काम चलता। हमें अभी तो ये लोग हैं, पर इन्होंने इतनी समझदारी नहीं भाजते तो कुछ नहीं होता।
उसी दिन जैसा हम चले जाते हैं लेकिन हमसे वार्ता हो जाती है तो कुछ नहीं होता। आगे जितना भी नुकसान हुआ ये जिम्मेदार जैसा बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झांसी से, जहां उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग है कि तहसील मोठ में कार्यरत लेखपाल अतर सिंह पाल, जो परिवार के साथ तहसील झांसी के गुमनाबारा पिछोर में रहते हैं, 9 नवंबर को मोहल्ले के दबंग व्यक्ति महिपाल आदि के द्वारा परिवार के महिला पुरुषों के साथ मिलकर गाली गलौज कर मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। लेखपाल अतर सिंह पाल अपने घर जाने वाले रास्ते पर महिपाल दबंग द्वारा जानवर बांधकर रास्ता अवरुद्ध करने का भी आरोप लगाया, जिसका विरोध करने पर पीड़ित के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये मोड़ तहसील में कार्यरत हैं अतर सिंह पाल। उनकी और उनके परिवार की कुछ दबंग मोहल्ले में रहने वाले व्यक्तियों ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है और अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उनके द्वारा रात में लगातार उनको डराया धमकाया जा रहा है। कौन लोग हैं वो? मोहल्ले के रहने वाले ही हैं। कुछ ने रास्ते में जानवर बांधते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया था और शिकायत वगैरह नगर निगम में की थी, तो नगर निगम ने भी झूठी रिपोर्ट लगा दी कि कोई जानवर नहीं बनते। तब की लगातार वीडियो है और तब सब कुछ है, लेकिन फिर भी नगर निगम ने अनदेखा किया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं यहाँ पर आया हूँ, हमारे तहसील मोट में कार्यरत लेखपाल अतर सिंह पाल के साथ मारपीट की गई दबंगों द्वारा। महिपत आदि दबंग हैं जो कि महापौर जी के ड्राइवर हैं। उनके रास्ते में भैंस वगैरह जानवर बांधे गए हैं। उन्होंने उसका कई बार विरोध किया, नगर निगम में शिकायत की, नगर निगम द्वारा भी लीपापोती की गई। उसके बाद मुकदमा मामूली धाराओं में दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद आधी रात को दबंग लोग आते हैं, पुनः धमकाते हैं। बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा ग्राम, कस्बा, मोहल्ला, शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण चौपाल लगाकर छात्राओं, बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान वुमेन पावर लाइन 1090 यूपी 112 विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं सहारनपुर जनपद के पुलिस लाइन स्थित सभागार में सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त महिलाओं को भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडीएम अर्चना द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत सम्मानित किया गया। ये मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज यहाँ पे पुलिस सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें एडीएम मैम ने सबको सम्मानित किया जो अपने अपने क्षेत्र की महिलाएं हैं, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो या फिर किसी काउंसलिंग के क्षेत्र में, अधिवक्ता, डॉक्टर, अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किए हैं अच्छे, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको यहाँ सम्मानित किया गया। ये मिशन शक्ति फेज 5 के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, कुछ हमारी टॉपर बच्चियां थी, उनको सम्मानित किया गया था, प्रमोट किया गया था अधिकारी के पदों पे बैठा करके। उसी क्रम में ये आज का कार्यक्रम जो हमारे समाज की उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला बहनें हैं हमारी, कोई समाज सेवी है तो कोई पर्यावरणविद है या कोई अधिवक्ता है, कोई सोशल रिफॉर्मर है, कोई हमारे राजनीति से जुड़ी हुई महिला है या फिर कोई पत्रकारिता से जुड़ी हुई महिला है, सभी क्षेत्र से हम महिलाओं को यहाँ पर ले आए और उनको हमने रिकॉग्नाइज किया है। उनको एक प्रमाण पत्र इस आशय का दिया गया है कि उनके द्वारा समाज के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य किया जा रहा है, जो कि समाज के हित में है। देश के बाद में हम रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। आपको बता दें, उत्तरकाशी जिले के डामटा में 12 नवंबर को आयोजित 22वें राज्य स्तरीय यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को सुबह 10:50 पर हेलीकॉप्टर से सूरत स्टेडियम डामटा पहुंचेंगे। इसके बाद 11 बजे मेले में प्रतिभाग करेंगे, जहां वह विभिन्न सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगभग 40 मिनट का रहेगा।
अगली खबर बागेश्वर से, जहां विकासखंड कपकोट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मारक स्थल का निर्माण कराया गया है। इस मौके पर विधायक सुरेश गढ़िया और क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने वीरांगनाओं और पूर्व फौजियों को सम्मानित किया। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन किया। साथ ही कहा कि देश को आज़ाद कराने वाले शहीदों और सेनानियों से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से कपकोट क्षेत्र निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो अमर वीर शहीद हैं, जिन्होंने हमारी सरहदों को सुरक्षित किया है, जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम किया है, ऐसे अमर शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से आज हमने इस कपकोट के ऐतिहासिक ब्लॉक में माननीय ब्लॉक प्रमुख भाई गोविंद सिंह दानू जी के नेतृत्व में इस सैन्य धाम का जो है यहाँ पर स्मारक का लोकार्पण किया है। और हम जितने भी इस कपकोट विधानसभा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस ब्लॉक में जितने भी लोग निवास करते हैं, तो वहाँ के सभी अमर शहीदों को यहाँ पर सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। कपकोट के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया, जिसमें माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेश गढ़िया जी थे, जो यहाँ के विधायक भी हैं और वह लोकप्रिय हैं। और आपके द्वारा जो यहाँ पर हमारे द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल का लोकार्पण किया गया, काफ़ी समय से इसकी मांग थी, क्योंकि यहाँ पर इस विकासखंड कपकोट के अंदर विधानसभा के अंतर्गत हमारे अमर शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कई बार स्मारक स्थल नहीं था। तो हमारे द्वारा जो 1972 का स्मारक यहाँ पर पटल था, उसको अपग्रेड किया गया, उसको जीर्णोद्धार करके उसको पूरा स्थापित किया गया, जिससे कि कल विकासखंड कपकोट के हमारे समस्त अमर शहीद जवानों के जो श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। हल्द्वानी आरटीओ द्वारा सत्यापन करवा चुके ऑटो चालकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे ऑटो चालकों ने बताया कि उनके द्वारा परिवहन विभाग का सत्यापन कराया गया है। वह यूनिफॉर्म और आई कार्ड पहनकर भी चल रहे हैं। उसके बावजूद सीपीओ और पुलिस उन्हें जगह जगह रोककर पुलिस सत्यापन के नाम पर परेशान कर रही है, चालान काट रही है। जबकि आरटीओ द्वारा सत्यापन अभियान में पुलिस सत्यापन भी साथ ही किया जाना था, लेकिन कई ऑटो चालकों का पुलिस सत्यापन नहीं हुआ है। इस वजह से पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जो कार्यशालाएं आयोजित की गई थी, उसके क्रम में जो फीडबैक प्राप्त हुए, उसके पश्चात जिला प्रशासन ने ऑटो चालक और 3 व्हीलर्स के लिए एक एसओपी निर्गत की थी। उसी के 3 नवंबर तक का समय इन्हें दिया गया था कि वो एक निर्धारित जो यूनिफॉर्म है उसके बाद यदि नहीं पहनते तो प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लगातार इनके सत्यापन के लिए रोस्टर जारी किया गया था। अभी अंतिम अवसर हम लोगों ने इनको दिया है। आईपी वगैरह हैं या ये पुलिस वाले हैं सर, ये लोग रोक रहे हैं हमको और कह रहे हैं पुलिस रिजर्वेशन कराइए कि वर्दी पहनिए सर। सब कुछ तैयार है, पर सर ये पुलिस रिजर्वेशन नहीं हो रही हमारी सर। करीब 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, आना जाना डेली हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज में हम लोग आ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान। मैं सर लालपुर रोड पर चलाता हूँ, नवीन मंडी से मेरा परमिट है सर। वहाँ भी बहुत चालान काट रहे हैं हम लोगों का, डर की वजह आ नहीं रहे रोड पर। क्या करें सर बताइए। तो हो गया सत्यापन हमारा, पर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। वहाँ डेली आ रहे हैं, कोई बैठ ही नहीं रहा, प्रशासन कोई है ही नहीं। आते हैं वो वहाँ पर जो आईटी वाले हैं वो कहते हैं आज नहीं हो रहा, आए नहीं है, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। डेली हम चक्कर मार रहे हैं, कोई आ नहीं रहा। आईटी वगैरह हैं या ये पुलिस वाले हैं सर, ये लोग रोक रहे हैं हमको और कह रहे हैं पुलिस रिजर्वेशन कराइए कि वर्दी पहनिए सर। सब कुछ तैयार है, पर सर ये पुलिस रिजर्वेशन नहीं हो रही हमारी सर। करीब 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, आना जाना डेली हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज में हम लोग आ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में बहुत ज़्यादा परेशान। मैं सर लालपुर रोड पे चलाता हूँ। अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, तो 3 तारीख से आरटीओ द्वारा वेरिफिकेशन तो हो गया। अब हम 3 तारीख से पुलिस की मोहर लगाने के लिए चक्कर मार रहे थे। अभी भी एमडी में वहाँ कम से कम 3-4 टेम्पो खड़े हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनकी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल में आज युवा एकता मंच की ओर से अपर आयुक्त जीवन सिंह नाग्याल के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान छात्र नेताओं ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने कमिश्नरी पहुंचने का प्रयास किया। इससे पूर्व पुलिस ने उन्हें लोक निर्माण कार्यालय के समीप बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिसके बाद अपर आयुक्त छात्रों से मिलने
यहां पहुंचे छात्र नेताओं ने अपर आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा गया कि छात्र चुनाव केवल एक चुनावी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह युवाओं की आवाज़ को सुनने और उनके मुद्दों को उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चुनाव न कराने से छात्रों में निराशा और असंतोष बढ़ सकता है। सर, हमारा आंदोलन 1 महीने से करीब से चल रहा है और हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। अब लास्ट होप हमारी कमिश्नर साहब तो आज थे नहीं, उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है जिसमें हम चाहते हैं कि चुनाव की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। सर, अभी देखा जाए तो अल्मोड़ा में भी एक जने ने आग लगा के अपने ऊपर ये कर रखा था और यहाँ नैनीताल की भी बात करें तो यही स्थिति यहाँ भी बनी ही जाएगी, जहाँ तक का हमारा आइडिया है। बल्कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सब चीज़ हो और जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग सुने और तिथि जारी करे। छात्र संघ के जो लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है और इनके द्वारा ये कहना है कि जो है छात्र संघ का जो चुनाव जो है पूर्व से होता आ रहा है और जो है अब भी जो है वर्तमान समय में भी होना चाहिए। तो उनका जो ज्ञापन आया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है कार्यालय भेजा जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की के सती मोहल्ले में मोहम्मद मुशफ़िर एडवोकेट प्रदेश इंचार्ज लीगल सेल उत्तराखंड कांग्रेस ओबीसी विभाग के संयोजन से वार्ड के 40 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि सती मोहल्ला स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कक्षा 10 और 12 के 40 छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हज कमेटी के सदस्य हाजी एहसान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ईश्वर लाल शास्त्री, हाजी मेहरबान ने संयुक्त रूप से मेधावियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे न कोई छीन सकता है। शिक्षा ही जीवन में आगे बढ़ने और समाज में सम्मान पाने का एक माध्यम है। आज ये हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को सम्मानित किया गया है। मुजस्सिर वकील साहब ने ये संयोजक थे इस प्रोग्राम के और लगभग 40 बच्चों को सम्मानित किया गया है। उसमें छात्राएं ज्यादा थी। मैं समझता हूँ ये उत्साहवर्धन के लिए, खास तौर से बच्चों के लिए जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।